नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय लाल बहादुर शास्त्री पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। यह पाठ भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से लिया गया है। इसमें उनके जीवन की उन घटनाओं का जिक्र है जिनके लिए वे जाने जाते हैं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और बड़ा होकर के वे प्रधानमंत्री बने, ऐसा बहुत कम होता है। तो आइए उनके जीवन से जुड़े प्रेरणार्थक प्रसंगों को पढ़ें और समझें। तो कहानी शुरू होती है वहाँ से कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। यह पंक्ति हम सुन रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि यह पंक्ति किसने कही है। तो आइए आज जानें। यह तो निश्चित ही है कि जिसने भी यह बात कही है वह कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। जी हाँ, इस कथन को कहने वाले थे दृढ़ संयमी, ईमानदार व पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटाने वाले किसानों व जवानों के लाडले हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेहनत प्रार्थना के समान है, यह किनकी उक्ति है? तो लाल बहादुर शास्त्री की उक्ति है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव व माता का नाम श्रीमती राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण परिवार वाले इन्हें नन्हे के नाम से बुलाया करते थे। लगभग 2 साल की उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया, यानी कि इनका कम उम्र था, ये 2 साल के ही थे, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इसका फल हुआ कि इनकी माँ इन्हें पिता के घर मिर्ज़ापुर ले आई, यानी कि इनको ननिहाल में लेकर के वो रहने लगी। फिर क्या हुआ आइए जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात काशी में पढ़ने आ गए। काशी में संस्कृत में शास्त्री की उपाधि मिलने पर इन्होंने अपने नाम के साथ जुड़ा जातिवाचक शब्द श्रीवास्तव हटा दिया और शास्त्री लगा लिया। तो जब ये काशी में पढ़ने आए तो क्या हुआ कि यहाँ इन्हें संस्कृत में शास्त्री की उपाधि मिली। जब शास्त्री की उपाधि मिल गई तो ये अपना नाम से श्रीवास्तव हटा लिए और शास्त्री लगा लिया। तब से ये क्या हो गए? लाल बहादुर शास्त्री। तो भारतीय समाज में व्याप्त दहेज जैसी कुप्रथा के सख्त खिलाफ लाल बहादुर ने सन 1927 में ललिता देवी जी से विवाह किया। लाल बहादुर शास्त्री दहेज प्रथा के विरोधी थे। वे 1927 में ललिता देवी से शादी किए, तो दहेज का तो ये विरोधी थे ही। फिर भी ससुर के बहुत आग्रह करने के बाद, इनके ससुर का नाम था गणेश प्रसाद, बहुत आग्रह करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक चरखा और 5 जोड़ी खादी का कपड़ा लेने पर सहमत हुए। मात्र यही इनको ससुराल से मिला था। मिलने का तो और कुछ मिल सकता था, लेकिन ये लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये दहेज प्रथा के विरोधी थे, दहेज के पक्ष में ये नहीं थे। अब कहते हैं जैसे जैसे नन्हे बड़े हो रहे थे, नन्हे यानी परिवार में इन्हें लाड़ से क्या कहा जाता था? नन्हे कहा जाता था। तो वही कहते हैं कि जैसे जैसे नन्हे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनका झुकाव देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलनों की ओर होने लगा। यानी कि जब वे बड़ा होने लगे तो उनका झुकाव किधर हो गया? आज़ादी के आंदोलन की तरफ। एक बार महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का पक्ष लेने वाले भारतीय राजाओं की कठोर आलोचना की। महात्मा गांधी भारतीय राजाओं की आलोचना किए। क्यों किए? कि वे राजा जो थे वे सभी अंग्रेज का पक्ष लेते थे। 11 वर्षीय नन्हे इससे अत्यंत प्रभावित हुए। उस समय लाल बहादुर की उम्र कितनी थी? मात्र 11 वर्ष थी। तो वे भी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं कि 10वीं की पढ़ाई के दौरान इन्होंने प्रयागराज में पंडित मदन मोहन मालवीय व महात्मा गांधी द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। इसके पश्चात ये पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में भाग लेने लगे। क्या हुआ? इनका मन इतना लग गया आज़ादी के आंदोलन में कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने लगे। नतीजा हुआ कि इन्हें जेल भी जाना पड़ा।
कम उम्र होने के कारण इन्हें जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात यानी बाद में इन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। सन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी मार्च की घोषणा की। याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च की घोषणा कब हुई? 1930 ईस्वी में। पूरे देश में इस घोषणा से एक ज्वार सा उठ गया, क्रांति की लहर उत्पन्न हो गई। ऐसे में लाल बहादुर कहाँ चुप बैठने वाले थे। इन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया। फलस्वरूप इन्हें 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के पश्चात ये सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। कांग्रेस संसदीय समिति के सचिव के रूप में कार्य करने लगे। 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के कारण 1 साल तक पुनः जेल में रहना पड़ा। कहते हैं कि एक बार तो जब जेल गए तो इनकी उम्र कम थी, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। फिर ये दोबारा गए। उसके बाद तीसरी बार देखो क्या होता है कि ये सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे, यानी पूरी तरह से राजनीति में भाग लेने लगे। कांग्रेस संसदीय समिति के सचिव के रूप में कार्यभार भी संभालने लगे। तो 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ उसके कारण इनको 1 साल तक जेल में रहना पड़ गया। फिर कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण इंग्लैंड उसमें उलझ गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था उस समय इंग्लैंड जो था सो उधर उलझ गया विश्व युद्ध में। ऐसे समय में महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। ऐसे समय में क्या हुआ कि हमारे देश के जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने दिल्ली चलो का नारा सबों को दिया। गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने मौका देखकर 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो व करो या मरो के नारे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि देखे कि इंग्लैंड जब उधर उलझा हुआ है, उसका ध्यान बटा हुआ है, तब इन्होंने मौका से फ़ायदा उठाने की सोची और अपने नेताओं को सजग किया। फिर क्या था कि 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन ये लोग करने लगे। करो या मरो का भी नारा देने लगे। 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहुँचे। यहाँ पहुँचकर इन्होंने करो या मरो के नारे को मरो नहीं मारो, करो या मरो का नारा तो पहले ही दिया गया था। अब शास्त्री जी क्या बताते हैं कि मरो नहीं मारो, यानी कि अपने नहीं मरना है बल्कि दूसरों को मारना है, रूप में बदलकर प्रयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रांति की प्रचंड लहर पूरे देश में व्याप्त हो गई। क्या कहते हैं कि इसका नतीजा हुआ कि पूरे देश में इतना जोश आ गया कि क्रांति की प्रचंड लहर यानी भीषण लहर जो है सो पूरे देश में व्याप्त हो गई, समा गई। अंग्रेज सरकार ने घबराकर शास्त्री जी को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब क्या हुआ, अंग्रेज सरकार जो है वह शास्त्री जी को 19 अगस्त 1942 को फिर से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। वे 4 साल जेल में रहे। 1946 में इन्हें जेल से रिहा किया गया। 1946 ईस्वी में इनको जेल से रिहा किया गया। इन्हें प्रांतीय असेंबली में उत्तर प्रदेश का गृह सचिव बनाया गया व बाद में उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया। समझ गए। 1946 में जब ये जेल से आए तो इन्हें प्रांतीय असेंबली में उत्तर प्रदेश का गृह सचिव और बाद में उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री भी बनाया गया। फिर सब बोल के छोड़ दो। अब आज की पढ़ाई यहाँ तक ही, शेष भाग में कल पढ़ाऊँगी।